सॉल्यूशन के कैसे बनता है? जैसे नमक है, पानी में डालें, जैसे NaCl को साल्ट होता है, उसे वाटर में डिज़ोल्व करें। तो 1 ग्लास वाटर लिया हमने और 1 स्पून लिया साल्ट का। तो जब उसे डिज़ोल्व किया तो हमारे पास बना सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन में बना तो आप देखोगे कि सॉल्ट कितना लिया था? 1 टेस्ट स्पून। तो 1 स्पून तो वो स्मॉल अमाउंट में होगा, तो वो सोल्यूट एक्ट करेगा। साल्ट क्या बन गया यहाँ पे? सोल्यूट। और पानी लिया था हमने 1 गिलास, यानी कि 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो वो क्या बन जाएगा? दैट बिकम सॉल्वेंट। अब देखो, शुरू में नेचर की बात करते हैं। अब सोल्यूट कैसा था? सोल्यूट सॉलिड था, NaCl सॉलिड होता है। और वाटर क्या है? वाटर क्या है? लिक्विड। जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया तो हमारे पास सिर्फ एक ही फेज़ बचेगा। वो क्या फेज़ होगा? लिक्विड फेज़, क्योंकि वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है साल्ट। तो उस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बचती है और वो है लिक्विड। तो सॉल्यूशन तभी हम बोलते हैं कि ये कौन सा सॉल्यूशन बना? होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन बना। अब होमोजीनियस सॉल्यूशन में एक ही फेज़ बचता है, यानी कि लास्ट में एक फेज़ आए, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड या गैस। तो उसी हिसाब से हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो 9 टाइप्स के आते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के हिसाब से हमारे पास 9 सॉल्यूशन बनेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूं तो देखो भाई, ये मैंने चार्ट लिया है। तो इस चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो इसमें सोल्यूट क्या है? फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में चलो फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन, तीसरे कॉलम पे चलते हैं। पहले फिजिकल स्टेट में 3 सोल्यूशन बने हैं। शुरू के जो 3 सोल्यूशन है वो गैस सोल्यूशन है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? गैस सोल्यूशन। अब कैसे गैस सोल्यूशन बोलेंगे? जिसमें सॉल्वेंट हो, उस जो सॉल्वेंट बेस पे ही इसकी क्लासिफिकेशन होती है। जैसे अब इसमें देखो, गैस सोल्यूट है, गैस सॉल्वेंट है, तो गैस सोल्यूशन बना। अब सोल्यूट क्या है? सेकंड में देखिए, लिक्विड है और सॉल्वेंट क्या है? गैस, तब भी सोल्यूशन गैस बना। क्योंकि सोल्यूशन को डिफ़ाइन करने के लिए हमें सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, उसका जो नाम होगा वो किस नाम पे आएगा? सॉल्वेंट कौन सा लिया आपने। अगर सॉल्वेंट गैस है तो सोल्यूट चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सोल्यूशन गैस ही होगा। सोल्यूशन क्या स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या कहलाएगी? सोल्यूशन की गैस ही, क्योंकि हमारे पास इसमें एक ही फेज़ बचता है। जैसे हमने NaCl एंड वाटर लिया था, जब हमने नमक और पानी लेके इसे डिज़ोल्व किया था, साल्ट को, NaCl को डिज़ोल्व किया वाटर में, तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन बना? लिक्विड सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन बनता है? लिक्विड सोल्यूशन, यानी कि वाटर ही बचता है लास्ट में। तो वाटर हमने लार्ज अमाउंट में लिया था, इसीलिए हम उसी को वाटर सोल्यूशन बोलेंगे, यानी कि एक्वस फॉर्म बोलते हैं उसको, NaCl इन एक्वस फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा वो। तो आओ हम 1 बाय 1 करके इनको डिस्कस करें। तो सबसे पहला ले रहा हूँ मैं, गैस इन गैस। इट मीन्स सोल्यूट गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो सोल्यूशन का नेचर क्या हुआ? गैस। तो गैस इन गैस में अगर हम एग्जांपल लें तो O2 एंड N2 गैस, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैस, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे गैस सोल्यूशन। मिक्सचर ऑफ, जैसे एयर, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस, तो एयर भी क्या आएगा? गैस सोल्यूशन। तो जिसमें दोनों ही कंपोनेंट, जैसे O2 एंड N2 आर गैस, तो O2 इन N2 मतलब ऑक्सीजन कम, नाइट्रोजन ज़्यादा। आपको वैसे ही पता होगा कि इन्वायरमेंट में 75% तक नाइट्रोजन होती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही है। तो नाइट्रोजन एक्ट एज सॉल्वेंट, ऑक्सीजन एक्ट एज सोल्यूट। नहीं, एक चीज़ अगर सॉल्वेंट बन गई जो लार्ज अमाउंट में है तो दूसरी उससे कम होगी, वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी आपका सोल्यूट। नेक्स्ट का देखें, अगर हम सोल्यूट लिया यहाँ पे लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का मतलब हुआ कि सोल्यूट हमारा लिक्विड है, सॉल्वेंट क्या है? गैस। तो सोल्यूशन का नेचर क्या? गैस सोल्यूशन, ये भी गैस सोल्यूशन होगा। अब देखो, आपने ऐसी एग्जांपल लो जिसमें लिक्विड कम हो और गैस ज़्यादा, लिक्विड कम हो और गैस ज़्यादा, तो वो कौन सा सोल्यूशन आएगा? वाटर वेपर, जिसे हम मॉइस्चर बोलते हैं।
मॉइस्चर में देखें अगर हम, तो एयर ज़्यादा होती है और वाटर के कम अमाउंट में होगा। एयर इज़ इन लार्ज अमाउंट, वाटर इन स्मॉल अमाउंट। तो इसको हम बोलेंगे लिक्विड इन गैस सोल्यूशन। थर्ड हम ले रहे हैं सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस मीन सोल्यूट इज सॉलिड, सॉल्वेंट इज गैस। एंड टाइप ऑफ सोल्यूशन कौन सा होगा? ये भी गैस सोल्यूशन कहलाएगा, गैसियस सोल्यूशन। तो इसमें देखें सॉलिड इन गैस, सॉलिड कम हो, गैस ज़्यादा। गैस का मतलब अगर एयर ज़्यादा है तो लिक्विड जो हमने पहले लिया था लिक्विड, तो मॉइस्चर ले लिया। अब सॉलिड है तो मॉइस्चर की जगह क्या आ जाएगा? डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल। तो उसको भी हम बोल सकते हैं डस्ट पार्टिकल इन एयर। डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल ही उठा रहा हूँ, इसमें 2-3 एग्जांपल दिए हैं आपको। तो डस्ट पार्टिकल इन एयर, ये आपका बन जाएगा कौन सा सोल्यूशन? सॉलिड इन गैस, इट मीन्स गैसियस सोल्यूशन बनेगा ये। अब ये था क्लासिफिकेशन, 3 टाइप के सोल्यूशन पढ़े आपने। वन इज़ गैस इन गैस, सेकंड था लिक्विड इन गैस, थर्ड था सॉलिड इन गैस। अगर इनमें कॉमन चीज़ देखें तो कॉमन थी सॉल्वेंट। कॉमन क्या था? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या था इसमें? गैस। और ये किस टाइप के सोल्यूशन कहलाए? गैसियस सोल्यूशन। तो गैस इन गैस में आपने 2 गैसें मिक्स की। लिक्विड इन गैस में एक को आपने वाटर लिया और दूसरी को गैस लिया, दूसरे को गैस लिया। गैस का मतलब हो गया एयर। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैस। तो दूसरे को हमने इस टाइप से लिया। अब थर्ड टाइप का हमने सॉलिड इन गैस। तो तीसरे में है जो सॉलिड लिया वो सोल्यूट था और गैस सॉल्वेंट। तो सॉलिड जगह इसमें गैस सॉल्वेंट दिया तो गैस का मतलब एयर लिया। और सॉलिड क्या होता है इसमें? डस्ट पार्टिकल, उसको लेके चले थे हम। तो ये 3 टाइप के सोल्यूशन अभी हमने पढ़े। अब नेक्स्ट 3 कैटेगरी में जाते हैं जो लिक्विड सोल्यूशन कहलाएंगे। तो इसमें फर्स्ट वन है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, तो लिक्विड सोल्यूशन बना। गैस इन लिक्विड का मतलब ये हुआ कि सोल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड। सोल्यूट गैस, सॉल्वेंट लिक्विड। तो ऐसा कोई एग्जांपल है हमने डिस्कस करना है इसमें, जिसमें कि गैस कम हो और वाटर ज़्यादा हो। गैस कम हो और वाटर ज़्यादा। जैसे एग्जांपल ले हम तो ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व्ड इन वाटर। जो समुद्र का पानी है, नदियों का, झरनों का, जो भी वाटर है जिसमें फ़िश वगैरह होती हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं? डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेती हैं वाटर से। तो उसमें अगर आप देखें तो पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है। वाटर इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट एंड ऑक्सीजन इज़ इन स्मॉल अमाउंट। तो ऑक्सीजन कम हुआ और पानी ज़्यादा हुआ, तो ये किस टाइप का सोल्यूशन कहलाएगा? लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन। अब दूसरा लिक्विड सोल्यूशन डिस्कस करें, लिक्विड इन लिक्विड। इट मीन्स अब हमने दोनों ही लिक्विड लेने हैं, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। और ये सोल्यूशन किस टाइप का होगा? लिक्विड सोल्यूशन। तो आप देख लो अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल भी लिक्विड होता है और वाटर भी लिक्विड है। अब फ़र्क क्या है? अल्कोहल कम लेंगे, वाटर ज़्यादा लेंगे। अल्कोहल को कम लो, वाटर को ज़्यादा लो। अगर मैं बोलूँ 20 ml मैंने इथेनॉल लिया और 80 ml हमने वाटर लिया और एक सोल्यूशन बन गया, तो उस सोल्यूशन में वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट बिकॉज वाटर इज टेकन इन लार्ज अमाउंट। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम बोलेंगे जैसे इथेनॉल इन वाटर, बेंजीन इन टोलिन। तो इसमें दोनों ही हमारे पास लिक्विड नेचर के होंगे, दोनों ही लिक्विड नेचर के होंगे। अब थर्ड टाइप का डिस्कस करें हम, तो थर्ड थी सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड का मतलब ये हो गया कि सोल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है। तो सॉलिड कम अमाउंट में होगा क्योंकि सोल्यूट है वो, लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो जैसे शुगर सोल्यूशन हो गया, साल्ट सोल्यूशन हो गया, शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर। तो शुगर इन वाटर मीन्स सोल्यूट आ गया शुगर, वाटर आ गया सॉल्वेंट। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन कहेंगे। अब इस 3 जो नेक्स्ट 3 किया हमने, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो इसमें कॉमन था लिक्विड, कॉमन चीज़ रखी हमने लिक्विड। इट मीन्स हम फिक्स कर रहे हैं सॉल्वेंट को और सोल्यूट को चेंज किए जा रहे हैं। सॉल्वेंट को फिक्स रख रहे हैं, सोल्यूट को चेंज किए जा रहे हैं। उस हिसाब से हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बन रहे हैं। जैसे पहले में हमने गैस को फिक्स किया था एज ए सॉल्वेंट, सोल्यूट को चेंज करते गए, गैस, लिक्विड, सॉलिड। सेकंड में हमने लिक्विड को फिक्स किया, सोल्यूट को फिर चेंज किए, गैस, लिक्विड, सॉलिड। अब थर्ड कैटेगरी ले रहे हैं हम, जिसमें हम सॉल्वेंट को क्या फिक्स करने जा रहे हैं? सॉलिड, सॉलिड।
तो ऐसे भी सोल्यूशन होते हैं जिसमें कि सॉल्वेंट सॉलिड होता है। तो ये किस टाइप के सोल्यूशन कहलाएंगे? ये सॉलिड सोल्यूशन कहलाएंगे। सॉलिड सोल्यूशन यानी कि इनकी जो शेप साइज जैसा भी हो वो सॉलिड होगा। जैसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। गैस इन सॉलिड, नंबर 1 गैस इन सॉलिड, इसको कौन सा बोलेंगे? सॉलिड सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? गैस इन सॉलिड सोल्यूशन। तो गैस इन सॉलिड में देखेंगे अगर हम, तो हाइड्रोजन गैस इन प्लैटिनम मेटल। जो प्लैटिनम मेटल है ये हाइड्रोजन को अब्जॉर्व कर लेती है। और प्लैटिनम किसका होता है? सॉलिड का होता है। प्लैटिनम सॉलिड होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आते हैं। जब हमने किसी की हाइड्रोजनेशन करनी हो तो उसमें हम प्लैटिनम कैटालिस्ट डालते हैं। कैटालिस्ट ये सॉलिड कलर की होती है, चारकोल की तरह होती है, जैसे चारकोल होता है। उसको हम डालेंगे और उसमें हम गैस को पास करते हैं। फिर हाई प्रेशर पे वो गैस एब्जॉर्ब हो जाती है चारकोल के साथ, और चारकोल के साथ एब्जॉर्ब होके वो रिएक्शन के साथ रिएक्ट करती है। फिर तो यहाँ पे चारकोल ज़्यादा होता है, गैस कम, तभी इसको हम क्या बोलें? गैस इन सॉलिड। तो नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड। अब हम लिक्विड कम लेंगे, सॉलिड ज़्यादा। लिक्विड कम, सॉलिड ज़्यादा। तो ये होगा अमालगम। मरकरी इन कॉपर। मरकरी इन कॉपर, मरकरी कम ली और कॉपर ज़्यादा लिया हमने, तो मरकरी इन कॉपर। मरकरी आपको पता है लिक्विड होती है और कॉपर सॉलिड। मरकरी इन गोल्ड, क्योंकि मरकरी लिक्विड है, उसे गोल्ड भी सॉलिड होता है, कॉपर भी सॉलिड होता है, इवन सिल्वर भी सॉलिड, कार्बन सॉलिड, इस टाइप की चीज़ें हम देख सकते हैं कि सॉलिड आ गया। तो इसमें लिक्विड क्या लिया? मरकरी। मरकरी आपने याद रखना है, मरकरी लिक्विड होती है, ब्रोमीन भी लिक्विड फॉर्म होता है। वैसे ये गैस होती हैं। मरकरी एक्सेप्शनल केस है कि मरकरी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। जो ब्रोमीन वगैरह, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो ये आ गया हमारा लिक्विड, हमने मरकरी को डिस्कस करें यहाँ पे। अब देन थर्ड टाइप का जो सोल्यूशन है दैट इज़ सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड इट मीन्स सोल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड। तो सॉलिड जिसमें बनते हैं एलॉय, जैसे जिंक इन कॉपर, ब्रास। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ब्रास, डिफाइन ब्रास। तो ब्रास क्या बोलेंगे आप? ब्रास इज़ एन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। ब्रास इज़ एन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। उसी तरह से सिल्वर इन गोल्ड। ये सारी एग्जांपल क्या आ जाएंगी? सॉलिड इन सॉलिड। ये मतलब सॉलिड, दोनों चीज़ें सॉलिड ले ली, एक कम अमाउंट में, एक ज़्यादा अमाउंट में। अगर मैं बोलूँ जिंक इन कॉपर, तो जिंक कम हुआ, जो पहले लिखते हैं हम वो कम अमाउंट में होता है, और कॉपर क्या हो गया? ज़्यादा अमाउंट में। तो ये किस टाइप के सोल्यूशन बने हमारे पास? सॉलिड सोल्यूशन। तो ये 9 टाइप के हमने सॉलिड सोल्यूशन पढ़े। इन 9 टाइप्स के सोल्यूशन को आपने टेबल को लर्न करना है। ये एग्ज़ाम में MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं इधर से। MCQ देखो ऐसे भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वैसे पूछे। वैसे वो आपको पूछ ले आयोडीन वेपर इन एयर, आयोडीन वेपर इन एयर। तो आयोडीन वेपर मैंने आयोडीन के वेपर बनने हैं। इट मीन्स यहाँ पे वेपर किसके बनते हैं? लिक्विड के। तो लिक्विड इन एयर है, तो लिक्विड इन गैस टाइप का सोल्यूशन है। तो आपको बोल सकते हैं कि इसमें सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है और किस टाइप का सोल्यूशन है। मैं रिवर्स ऑर्डर में पूछा ये। और या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं गिव एन एग्जाम्पल इन ऑफ गैस सोल्यूशन इन विच सोल्यूट इज़ लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज़ गैस। सोल्यूट इज़ लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज़ गैस। तो ऐसे वाइस वर्सा करके क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि आपको ऐसे बोल दिया जाए कि ब्रास किस टाइप का सोल्यूशन है, तो ब्रास आप किस टाइप का सोल्यूशन बोलेंगे? दिस इज़ अ सॉलिड सोल्यूशन इन विच सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर सॉलिड। और इसकी कैटेगरी को डिफाइन करें तो ये एलॉय की कैटेगरी में आते हैं। इट मीन्स सॉलिड इन सॉलिड आर आल्सो नोन एज एलॉय। सॉलिड इन सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज एलॉय। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने की प्रैक्टिस करनी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आए हैं। लास्ट में जब हम कोई क्वेश्चन कवर करेंगे तब आपको इस चार्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए ये चार्ट ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे 9 टाइप सोल्यूशन में से हमने कितने टाइप के सोल्यूशन पढ़ने हैं? हम पढ़ेंगे इसमें से ओनली 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो हमारे सिलेबस में है सोल्यूशन में। दैट इज़ गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। इट मीन्स हमें लिक्विड सोल्यूशन को डिस्कस करना है जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड ही रहेगा। गैस इन लिक्विड,
लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो इस टाइप के हमने सोल्यूशन को डिस्कस करना है। अब जब हमने ये सोल्यूशन डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट का जिक्र होगा, एक है हेनरी और दूसरा रॉड्स। जो हेनरी है, हेनरी जिसने गैस इन लिक्विड टाइप को डिस्कस किया था। अगर किसी गैस का पानी में डिज़ोल्व करना है तो कैसे करें, गैस को पानी में डिज़ोल्व करना है तो कैसे करेंगे, किन किन कंडीशन में गैस को कंट्रोल किया जा सकता है। आपको पता है कि गैस को कंट्रोल करना मुश्किल है, गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो गैस को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसे पकड़ने के लिए हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल करते हैं पहले, क्योंकि पहले वो उसकी स्पीड को कम करे तभी हम उसको पकड़ सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कंट्रोल कैसे होगी, टेम्परेचर से। इट मीन्स टेम्परेचर को लो रखेंगे, टेम्परेचर होगा कम, तब गैस को पकड़ सकते हैं। और फिर इसे हाई प्रेशर से पानी में डालेंगे। हाई प्रेशर का मतलब इसे अगर हम बोलें कि तू पानी में जा तो ये नहीं जाएगी गैस कोई भी, उसे धक्का मार के भेजना पड़ेगा। तो इसे हम करेंगे हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर, तब गैस का सोल्यूशन बनता है, जिसे किसने डिफ़ाइन किया है, हेनरी लॉ। तो यहाँ से हेनरी लॉ बना था हमारा, द गैस इज dissolved only at low temperature and high pressure, low temperature and high pressure. It means solubility of the gas is directly proportional to pressure of gas at constant temperature, at constant temperature। टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया और वो कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर, यानी कि जो माइनस में टेम्परेचर, लेस देन जीरो लेना चाहिए हमें टेम्परेचर। जितना माइनस में जाएगा उतना गैस को पकड़ना आसान होगा। तो यहाँ से हेनरी लॉ डिस्क्राइब हुई थी। तो हेनरी ने जब इनको कंट्रोल किया, गैस सोल्यूशन बनाया था। ये मैं नोट्स दूंगा, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये प्रॉपर नोट्स मिलेंगे इसके। यहाँ मैं समझा रहा हूँ कि हेनरी ने कैसे काम किया था। अब हेनरी ने किसको कैसे कंट्रोल किया, उसने नेचर को देखा कि सल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। तो सॉल्वेंट का नेचर तो ठीक था, वाटर, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सल्यूट क्या थी, गैस, तो गैस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर गैस को पकड़ना है, कंट्रोल करना है, तो उसे हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे गैस की कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उस हिसाब से हमारा होगा कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो उसे हमें कंट्रोल करने का एक क्लू मिल जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, गैस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही थी कि गैस विल मूव इन ऑल डायरेक्शन, कि गैस मूवमेंट करती है और बड़ी फास्ट मूवमेंट होती है। डिफ्यूज़न गैस का बड़ा फास्ट होता है। तो इसको कंट्रोल करना है सबसे पहले, किस में, इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है। तो इसी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी। यहाँ पे हम बोलते थे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन में है। अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी को हमें कम करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें टेम्परेचर को कम करना चाहिए। टेम्परेचर को क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। जितना ज़्यादा कम होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अब मैं बोलूँ कि बेहोश करना है, तो बेहोश कैसे होगा, कोई भी गैस बेहोश करनी है वो, तो उसे माइनस में ले जाओ टेम्परेचर, तो माइनस में लेके वो बिल्कुल एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। अब फिर जब इकट्ठी होगी तो उसे इमीडिएट, मतलब उसको टाइम नहीं देना है ज़्यादा, इमीडिएट हाई प्रेशर पे उसे सॉल्वेंट में डाल देना है। जैसे किसी बीकर में, कंटेनर में आपने सॉल्वेंट लिया है, उस कंटेनर में हाई प्रेशर से डालेंगे आप, तब वो जाके डिज़ोल्व होगी। फिर उस कंटेनर को क्लोज़ कर देंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब आप टेम्परेचर को लो रखें। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो गैस को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ से हमें नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पता लगा कि नेचर किस ढंग से है। अब देखे जाए तो क्या नेचर पे ही हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन होगी, क्या नेचर ही सब कुछ डिसाइड करे कि नेचर ऑफ सोल्यूट कैसा है या सॉल्वेंट कैसा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन नेचर बेस होते हैं।
हम इनके आंसर नेचर बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दे सकते हैं, मगर सभी के नहीं, क्योंकि सभी में अगर आप नेचर लगाएंगे तो क्वेश्चन कुछ गलत भी होंगे। अब नेचर का अगर हम एक इन जनरल एग्जांपल लें तो डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर ही बने जो ज़रूरी नहीं है, शॉपकीपर का बेटा शॉपकीपर ही बने ये भी ज़रूरी नहीं है। अब डॉक्टर इंटेलिजेंट है तो अभी वो पढ़ लिख के डॉक्टर बना, तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर का बेटा ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट ही होगा। और एक जो दिहाड़ी लगाता है बंदा, उसका बेटा ज़रूरी नहीं है कि वो निकम्मा होगा या फिर उसके माइंड थोड़ा वीक रह गया होगा, ऐसा नहीं है। तो इट मीन्स नेचर तो डिपेंड करता है सभी क्वेश्चन पे नहीं, कुछ क्वेश्चन पे हम नेचर अप्लाई करेंगे कि सर्कमस्टांसिस अगर कैसे बने। कई बार ऐसा भी होता है कि सर्कमस्टांसिस ऐसे बन जाते हैं कि नॉलेज होते हुए भी आगे नहीं पढ़ पाते, उन केस में हम नेचर को ही डिस्कस कर सकते हैं। मगर कई जगह ऐसा भी है कि नेचर में ठीक सब कुछ ठीक थी, फैसिलिटी पूरी थी, बच्चे के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जैसे आजकल मैक्सिमम पेरेंट्स कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं बच्चों के लिए, उनको पढ़ाने के लिए जितने पैसे लग रहे हैं लगा रहे हैं, जितनी हेल्प करने की ज़रूरत पड़ रही है कर रहे हैं, मगर फिर भी सभी बच्चे कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, नेचर भी डिपेंड करता है और उसके बाद आएगा दूसरा रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ बोलता है कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल भी डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करती है चीज़, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे भी। अगर देखो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल का मतलब अगर एक लड़का है, जैसे सपोज करें कोई पर्सन, वन पर्सन ले लेते हैं, एक पर्सन काफ़ी स्ट्रांग है, वो मजबूत है, वो किसी से नहीं हारता है, पावर ज़्यादा उसकी, तो हम अगर उसके ऊपर 4 बंदे लगा दें, 4 पर्सन उसके ऊपर रख उसके साथ लड़वा दें तो वो बंदा वीक पड़ जाएगा। तो इट मीन्स नेचर तो उसका था कि वो जीतता ही है, मगर उस नेचर को भी डोमिनेट कर लिया हमने बाय अप्लाइंग नंबर ऑफ 4 पर्सन। तो ये वो बात हुई कि कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कि 1 मॉलिक्यूल कोलाइड विद 4 मॉलिक्यूल्स। तो जो 1 है उस केस में वो कमज़ोर पड़ जाएगा। वैसे वो 1 बड़ा शक्तिशाली था, दैट इज़ द मोर पावरफुल पर्सन, बट व्हेन इट कोलाइड्स, इन साइंस टर्म में मैं कोलिज नहीं बोलूँगा, इट कोलाइड्स विद द 4 एटम्स, then that person's nature will not be dominate. Now domination will become upon number of persons। चाहे उनकी इंडिविजुअल ताकत कम थी, 4 पर्सन को अगर इंडिविजुअल लड़ाते तो हो सकता 1 बाई 1 करके वो सबको हरा देता, मगर जब इकट्ठे पड़ रहे हैं वो, तो उस केस में वो डोमिनेट कर रहा है। तो इसीलिए जब भी कोई चीज़ हम डिस्कस करेंगे तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगी, नंबर 1 नेचर एंड नंबर 2 नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो कहाँ हम नेचर लगाएंगे, कहाँ हम सोल्यूट पार्टिकल लगाएंगे, ये एक एग्जांपल लेता हूँ मैं एक और। जैसे जो आपका नंबर्स हैं, नंबर्स मीन्स परसेंटेज, हम परसेंटेज के बेस पे बोल सकते हैं कि ये इंटेलिजेंट है। जैसे +1 में जो फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया है, उन्हें हम परसेंटेज बेस पे बोल देंगे कि दीज आर द इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन आवर क्लास, दीज आर द इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन आवर क्लास। और सपोज करो कुछ बच्चा रह गया है, उसकी परसेंटेज नहीं आई, एवरेज मार्क्स आए, परसेंटेज नहीं आई, मगर उसका नेचर मीन्स उसका नॉलेज इनसे ज़्यादा था, नॉलेज इनसे ज़्यादा है, तो वो कहाँ डोमिनेट करेगा, वो भी डोमिनेट करेगा। कब करेगा, जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सक्सेसफुल कौन होगा, जो पूरा डीपली पढ़ा होगा, जो पूरी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा, वो उस चीज़ को कवर कर जाएगा। अब देखो नंबर लेने के लिए जिसकी क्रैमिंग पावर ज़्यादा है वो भी नंबर ज़्यादा ले सकता है, चाहे उसने अंडरस्टैंड नहीं किया है, क्रैम करके लिख दिया। क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं तो हम डेफिनेशन देखेंगे, तब हम ये नहीं देखेंगे बच्चे को कितना आता है, तब हम यही देखेंगे लिखा क्या है, उसी से वैल्यूएशन होती है। तो अगर उसने ठीक लिख दिया, क्रैमिंग पावर अच्छी है, तो वो नंबर स्कोर अच्छा कर लेगा। मगर जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं तो उसमें सिंपल क्वेश्चन नहीं आते जैसे आपको इन एग्ज़ाम्स में आते हैं, जो क्लास एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, उसमें थोड़ा एडवांस लेवल पूछा होता है। तो एडवांस लेवल के लिए एडवांस नॉलेज की तरह पढ़ना भी ज़रूरी है।
तो तभी तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अलग अलग बुक्स दी हुई हैं। तो आप देखेंगे, आप इसी बुक्स को, दिनेश की बुक्स को देखें तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और बुक्स में भी किए होंगे। जिसके पास जो बुक है वो उसी बुक्स को फॉलो करे, और जिसने नहीं ली है तो वो बुक ख़रीद लीजिए। और उसके बाद अब हम वन बाई वन करके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो सोल्यूशन में अगर ये चीज़ें समझ आ गई जो मैंने अभी बताया, तो आप समझो कि ये पूरा यूनिट आपका आज ही कवर हो गया है। तो आज के यूनिट में मैं इतना ही पढ़ाऊँगा भाई, नेक्स्ट टाइम आगे से चलेंगे। तो इसको आपने डिटेल में पढ़ना है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।